चाहे होगी ठोकरें हजार मैं संभलता रहूँगा, चाहे होंगी ठोकरें हजार मैं संभलता रहूँगा, गिरूँगा उठूँगा पर निरंतर चलता रहूँगा। ये बात होती है। नहीं तो आजकल दुनिया में ऐसे लोग हैं भाई कि थोड़ा सा ठोकर क्या लग गया अपने आप को संभल ही नहीं पाएंगे, सफा गिर जाएंगे। ऐसी बात नहीं करना है। चाहे लाख ठोकर क्यों नहीं हो, हम उन सभी ठोकरों से मुकाबला करेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आपका इस समय एग्ज़ाम है तो आप कभी निराश मत होइए कि हमें कुछ नहीं आता, अब हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, हमारा एग्ज़ाम कैसा बीतेगा। आज इस समय सोचने की बात नहीं है। इस समय ये सब बात सोचिएगा तो आप नर्वस फील कीजिएगा। इसलिए अब ये सोचिए कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, एक अच्छे विद्यार्थी और एक स्मार्ट विद्यार्थी को ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि हमें क्या पढ़ के चलना है और कौन सी चीज़ हमें छोड़ कर चलना है। लेकिन आपको अगर फील नहीं हो रहा है तो हम हैं बताने वाले कि क्या छोड़ कर चलना है और क्या पढ़ के चलना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ कर चलिए ना, बस एक बार पढ़ के तो देखिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कहीं और ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ जाकर पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन 5 या 10 मिनट का टाइम लेकर इसको भी पढ़िए। तब देखिए आपका साल भर में क्या पढ़े हैं, हम 5 दिन या 10 दिन में क्या पढ़ा रहे हैं, तब आप कहिएगा कि हाँ कहाँ का पढ़ाई आपके एग्ज़ाम में काम आया। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई, और आधा अधूरा देखने से बेहतर है कि आप मत देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखिएगा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो आपको क्लियर मालूम होगा कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर में है, कौन सा नहीं है। पूरा पढ़िएगा तब ना था लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक की अत्यधिक संख्या का क्या कारण है। प्राकृतिक जो है इसमें कार्बनिक यौगिक का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका कारण क्या है। पहले क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। प्राकृतिक में कार्बनिक यौगिक की अत्यधिक संख्या है, इसका कारण क्या है, क्यों संख्या इसका अधिक है। देखिए, कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त मतलब खुलेआम पाया जाता है और संयुक्त मतलब किसी चीज़ में मिला जुला कर पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह कोयले के रूप में और संयुक्त अवस्था में यह कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट या पेट्रोलियम, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था की बात करें तो मुक्त अवस्था में कौन पाता है, कोयला पाया जाता है। मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है तो कोयला पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट CO3, इसमें कार्बन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट भी है, पेट्रोलियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्साइड भी है यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सभी क्या है, संयुक्त रूप से है, मतलब मिले जुले सरकार है इसमें। भूप्रपटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02%, एग्जाम में पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो क्या होगा 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, लेकिन 0.02% क्या है, कार्बन है। 0.02% कार्बन है और 0.03 जैसे ही वो बढ़ाएंगे 3 हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकृति में कार्बन अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का अत्यधिक महत्व है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन तो पक्का छप गया है। कैसे बता रहे हैं कि या तो 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा। तो हम 5 नंबर को लेकर चल रहे हैं कि अगर 2 नंबर में पूछे तो आप 2 को विशेषता बताइएगा, अगर 3 नंबर में पूछे तो आप 3 को अंतर या विशेषता बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है कि धातु और अधातु में आखिर अंतर होता क्या है।
तो रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। धातु अधातु, ठीक है। धातु को केवल याद करके चलना है, अधातु को ऐसे ही छोड़ देना है। इसका उल्टा अधातु का गुण हो जाएगा। जैसे धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, जैसे में Na+Ca++। जब ये विद्युत धनात्मक होती है तो ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक होती है। उल्टा हो गया कि नहीं। इसमें देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, तो अधातुएं क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इसमें क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, इसमें अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। 3 नंबर में देखिए धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, लेकिन ये क्या है, घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्षार अम्ल हो गया। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन इसमें क्या है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। जब अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो क्या बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। अब देखिए इसमें का लास्ट है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। इसीलिए हम बोले हैं कि इसको याद कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। ये याद है तो ये भी याद है। अब इसमें कैसे, तो विद्युत धनात्मक, तो ये विद्युत ऋणात्मक। ये क्या करेगा, क्षारीय धातु के साथ ऑक्साइड बनाएगा, तो ये अम्लीय धातु के साथ ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है, तो घुलकर क्षार बनाता है, ये घुलकर अम्ल बनाता है। ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता ही नहीं है। कितना सिंपल है। आप लोग कहते हैं कितना भारी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है। इसको हम ऐसे तरीका से याद करेंगे कि आप जिंदगी भर में आप भूलेंगे नहीं। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन से क्या होता है, संयोग कर रहा है। कोई वस्तु संयोग कब करती है, कोई एलिमेंट संयोग कब करता है, जब दो चीज मिलकर एक हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CO2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। 2 गो मिला कि नहीं, तो 1 गो बन गया। यहाँ पे 1 गो टूटा तो 2 गो बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 3 नंबर में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे जिंक है और प्लस में क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर को भगा दिया और जिंक इसके साथ खुद बैठ गया, तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदला कर ले और 2 नए यौगिक का निर्माण करें तो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिसमें देखिए यहाँ पे Pb है या NO3 है या Ki है, तो Pb क्या कर दिया, I के साथ अभिक्रिया कर लिया और NO3 K के साथ अभिक्रिया कर लिया। इन दोनों आपस में अदला बदली कर लिए, किसी को कोई भगाया नहीं, अदला बदली कर लिए। तो अदला बदली हुआ तो क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब भगा देना विस्थापन हुआ। तो कल हम फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे, एकदम इम्पोर्टेंट। पढ़िए ना, एग्जाम में नहीं छपेगा ना फिर हमसे कहिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।